अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल, मैदान कल सजेगा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि लंदन में होने वाली मुतनाज़ मुलाकात का अहवाल। नवाज शरीफ से रियासत मुखालिफ अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात ने मुल्की सियासत में नई बहस छेड़ दी। इस मुलाकात की खबर को मरियम नवाज ने भी रीट्वीट कर दिया। तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका। रियासत मुखालिफ बयानिए के बाद रियासत मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। नून लीग आखिर किस डगर पर चल रही है? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की है। वही हमदुल्ला मुहिब जिसने 2 माह पहले पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की थी, जिससे रियासत ने तमाम तर सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। अफगान कौमी सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल के लिए जारी जद्दोजहद में अफगानिस्तान हर मुमकिन ताउन करेगा। सवाल उठ रहे हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे शख्स को आखिर इज्जत क्यों दी गई? आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ा तकरीरें करने वाली मरियम नवाज ने भी न सिर्फ अफगान नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इस ट्वीट को रीट्वीट किया, बल्कि एक और तस्वीर भी शेयर की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात करते देखा जा सकता है। लेकिन मरियम नवाज शायद ये भूल गईं कि सिपा सालार की जिस तस्वीर से वो अपने वालिद का दिफा कर रही हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज नहीं कहे थे और ना ही पाकिस्तान ने उसका बायकॉट किया था। अफगान मुशीर ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ ने लंदन में उससे मुलाकात की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुलाकात पर हैरानी का इजहार कर दिया है। सवाल उठाया, क्या नवाज शरीफ ने मुलाकात से पहले अपनी पार्टी से इजाजत ली? मुलाकात का एजेंडा क्या था? मुलाकात की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। जो मुलाकात है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। हम काफ़ी हद तक हैरान हो गए हैं जिन हालात में ये मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून को इसकी वजाहत देनी चाहिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब की इस मीटिंग का मुस्लिम लीग नून की जो CEC है उसने इसकी इजाज़त दी थी? नंबर 2, किन किन लोगों को मालूम था कि नवाज शरीफ ये मुलाकात करने जा रहे हैं? नंबर 3, नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शुरू किया? और नंबर 4, अब ये मुलाकात हो गई है, इसकी जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो शेयर किए जाने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, ताकि हमें मालूम हो कि इन्होंने आपस में गुफ्तगू क्या की है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि भारत का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जासूसी करना खुद मुख्तारी पर हमला है। भारत के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पेगासस स्पाईवेयर मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात कराई जाएंगी। नताइज अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन के सामने पेश किए जाएंगे। एक गैर ज़िम्मेदार हुकूमत और मुल्क मैं समझता हूँ उसको जब ये बेचा गया हिंदुस्तान को, तो उसने न सिर्फ इसको इस्तेमाल किया अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान को। ये साइबर एस्पियोनाज है। ये कानूनी तौर पे पाकिस्तान के जो UN का चार्टर है, इंटरनेशनल चार्टर है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर ये हमला है, बिकॉज साइबर एस्पियोनाज इज़ बेसिकली दिस इज़ मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल किया गया, तो ये एक हमले के मुतरादिफ है। पाकिस्तान भी एक थॉरो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, जिससे स्पाईवेयर की जो हैकिंग और जो भी इससे ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, उसका पता चलाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करके इसके अंदर जो भी इसकी फाइंडिंग्स होंगी उनको इंटरनेशनली शेयर किया जाएगा तमाम फोरम्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द UN। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की सीनियर लीगल टीम है वो इस
पूरे इशू को एग्जामिन कर रही है और इन लाइट ऑफ जो भी फाइंडिंग्स आती हैं एक लीगल स्ट्रेटजी भी डिवाइस करनी है। मुआवने ने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में मरियम नवाज को जवाब दिया कि मोहतरमा, जब किराए पर आप टैक्सी या वैन लेते हैं तो उसे खरीद नहीं लेते। यहाँ पर भी किराए की वैन इस्तेमाल में है। अब क्या करें, आम टैक्सी ड्राइवर हो या मजदूर या किसान, वो पीटीआई के दीवाने हैं। अगली बार अगर आपकी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंसी तो जो किसान ट्रैक्टर लेकर निकलेगा उस पर भी झंडा पीटीआई का होगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त बिलावल से उनके अमेरिका के दौरे का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ के अफगान ओहदेदार से मुलाकात की सफाई भी देने लगे। कहा, जब भी ऑपोजिशन वाले बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हुकूमत वाले रोना शुरू कर देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भूल गए कि माजी में ऐसी ही मुलाकातों पर वो नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देते रहे हैं और संगीन इल्ज़ामात आयद भी किया करते थे। बदलते हैं रंग रहनुमा कैसे कैसे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुखालिफ अफगान ओहदेदार से मुलाकात पर बिलावल बिन मांगे सफाइयां देने लगे। अमेरिका के दौरे का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ की मुलाकात की वजाहत करने लगे। कोई वजह है कि जब भी हम बाहर के दौरे में जाते हैं तो ये परेशान होते हैं। सुना है कि मियाँ साहब का किसी से कल मुलाकात हुआ और आखिर से वो रो रहे हैं। यही बिलावल थे जो पहले ऐसी मुलाकातों पर नवाज शरीफ पर तीर बरसाया करते थे। मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात लगाए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। पीटीआई सरकार की मुखालफत में नवाज शरीफ का दम भरने वाले बिलावल शायद भूल गए कि उन्होंने माजी में नवाज शरीफ के मुताल्लिक क्या फैसला सुनाया था। नवाज शरीफ ये ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हाथों वो मार खाएंगे। भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर रखी है। अगले 6 माह अहम है। आज़ाद कश्मीर में चाहे एक वोट से ही सही, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। जो जुबान नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस्तेमाल कर रही है, इसी जुबान के हाथों ये मार खाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और इंडिया ने हाइब्रिड वॉर का आगाज किया हुआ है। 6 महीने बड़े अहम हैं और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं, आप कश्मीरी। आप कहां से कश्मीरी हैं जी? जाती उम्र कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूँ। ओए कश्मीरी को पोला चूचा नहीं है, शुहदा का कब्रिस्तान है, जीनियस कौम है। लाल हवेली के बाहर से इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। चाहे एक वोट की अक्सरियत बनाए, पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी और फिर आप इनका रोना पीटना सुने। अगवा नहीं था जी, लापतगी थी, गुमशुदगी थी। अफगान गवर्नमेंट आए, बेटियां सबकी साझी हैं। अगर मुझे किसी ने कहा तो मैं ये भी ढूंढ निकाल सकता हूँ कि गुमशुदगी कहाँ पे थी और लापतगी कहाँ पे थी। बड़ा मार्का, तैयारियां आखिरी मराहिल में। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में भारत को दहशतगर्द करार दे दिया है। कहा, हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारतीय हुक्काम से हमारा एक ही सवाल है कि 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने के लिए क्या किया। मुईद यूसुफ ने अपने भारतीय हम मनसब अजीत डोवल से मुलाकात की भी तरदीद कर दी। मोदी सरकार ने जासूसी करने में जब अपनों को नहीं बख्शा तो कश्मीरी रहनुमाओं को कैसे छोड़ देती। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती और कई कश्मीरी सहाफ़ियों के भी फ़ोन हैक किए गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी के मजीद खुफिया हथकंडे बेनकाब हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग कल होगी। सिक्योरिटी और पोलिंग का अमला रवाना हो चुका है। पाक फौज, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के 44,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मुजफ्फराबाद से देखिए अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, तैयारियां आखिरी मराहिल में।
33 हलकों में 27,131 अफराद पर मुश्तमिल अमला पोलिंग स्टेशन में तैनात है। 44,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और एफसी एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी एहलकार स्टेशंस का रुख कर चुके हैं। शाम और रात तक सब अपनी जगह संभाल लेंगे। इंतजामात बगैर किसी मुश्किल के जारी हैं। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर के 28 लाख से ज्यादा और मजमूई तौर पर 32 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक इंतखाब इस्तेमाल करेंगे। 708 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाग में जनरल इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल हो गई। सख्त सिक्योरिटी में सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे जहीर अली खान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फारूक मोहम्मद से गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। हल्का वस्ती बाग और हल्का शर्की बाग में जो पोलिंग का सामान है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल हो चुकी है। कितना सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितनी सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फारूक महमूद साहब, हम उनसे जानेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का शर्की और वस्ती बाग जो है इसके जो पोलिंग स्टेशन है टोटल जो तकरीबन 350 हैं दोनों हल्कों के। उनकी हद तक सवेरे 9 बजे हमने शुरू किया था प्रोसेस और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस अब मुकम्मल हो चुका है। जो नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे हमारे लोकल जो फोर्सेस हैं उनके 3 पर्सनल फी पोलिंग स्टेशन हमने जो डिप्लॉय किए हैं। जो असास है वहाँ पे रेंजर्स और एफसी के 5 एहलकार तैनात होंगे और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे आर्म फोर्सेस के जो 6 पर्सनल जो हैं वो पर पोलिंग स्टेशन जो है वो डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील मुकम्मल हो चुकी है और जो स्टाफ है वो अपने अपने पॉइंट्स पे पहुँच चुका है और कल इंशाल्लाह 25 जुलाई को वक्त पर पोलिंग भी शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने कश्मीर के मामले में हथियार डाले, इसलिए कश्मीरी उन्हें वोट ना देकर बदला लेंगे और नून लीग की खिदमात पर उसे कामयाब बनाएंगे। कश्मीर के मसले पर इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जो सरेंडर किया है, जिसने भारत को शह दी कि भारत वो इंतहाई कदम उठाए जो वो 72 साल में कभी नहीं उठा सका था। इस नाकामी के बाद इंशाअल्लाह ताला कल कश्मीर के अवाम इमरान नियाज़ी की हुकूमत से अपने वोट के ज़रिए बदला लेंगे। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में मकबूल तरीन लीडर। पीटीआई की कामयाबी के इम्कानात 44% हैं। गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूलियत में बिलावल भुट्टो का दूसरा और शहबाज शरीफ का तीसरा नंबर है। नवाज शरीफ चौथे और मरियम नवाज 5वें नंबर पर हैं। आजाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल से पहले राययामा का सुनामी तब्दीली पार्टी का हामी। गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 67% मकबूलियत के साथ इमरान खान सबसे आगे। इस दौड़ में खान का कोई मुकाबिल नहीं दूर तलक। 49% मकबूलियत के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर, जबकि 48% के साथ शहबाज शरीफ की है 3rd पोजीशन। 46% मकबूलियत के साथ मियां नवाज शरीफ छोटे भाई से भी 2 कदम पीछे रह गए, जबकि 45% के साथ मरियम नवाज वालिद और चचा से भी पीछे रह गयी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 1% से ज्यादा नहीं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अवाम से पूछा गया उनके ख्याल में 25 जुलाई के इंतखाबात कौन सी पार्टी जीतेगी। 44% ने जवाब दिया पीटीआई। 28% लोगों ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जबकि 12% के ख्याल में जीत नून लीग की होगी। 9% की राय में मैदान पीपल्स पार्टी मारेगी, जबकि कश्मीरियों की हकीकी नुमाइंदा होने के दावेदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जीत का यकीन सिर्फ 3% लोगों को ही है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। उम्मीद है कि इदारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाक और मुजफ्फराबाद की हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद जियाले धांधली का इस बार भी डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपनी CV आवाम के सामने पेश करते हैं। CV जो है वो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बना
हमारे पार्टी के लिए कल का दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुजफ्फराबाद का हुकूमत का मुदाखलत के बावजूद, वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने मुसलसल धांधली का मुकाबला किया है। इस दफा भी मुकाबला करेंगे। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलतफहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान, उसका कॉन्सिक्वेंस माजी की तरह पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, लेकिन अभी भी टाइम है कि हम इस डिज़ास्टर को, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें हर फोरम पे एक एग्रेसिव आउटरीच करना। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं अबू बचाओ मुहिम चलाने वाले 2 बच्चों का आज़ाद कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने वतन को गाली देने वाले से मुलाकात की, जिसकी मजम्मत करते हैं। कश्मीरी कभी वतन फरोश का साथ नहीं दे सकते। जो अबू बचाओ मुहिम चलाते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे, मैंने आपको पहले कहा था कि वो टीवी खेल रहे हैं। उनका आज़ाद कश्मीर के साथ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। जो कल इश्तिहारी नाअहल नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई और जो मुलाकात की है लंदन में, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आपकी धरती माँ को जो गाली दे आप उसको बुलाए, ये शर्म की बात है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लाहौर की 2 नशिस्तों वैली 2 कश्मीर और जम्मू 1 में पोलिंग इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजमूई तौर पर 9,631 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अरशद अली की रिपोर्ट। आजाद जम्मू कश्मीर का इंतखाबी मैदान कल सजेगा। मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर लाहौर डिवीजन में कुल 25 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। वैली 2 कश्मीर पर तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन देवान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इकराम भट्ट और पीपल्स पार्टी के शबीर अब्बास समेत कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू 1 की नशिस्त पर कुल 14 उम्मीदवार हैं, जिनमें PTI के रियाज अहमद और मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने अमले और वोटर्स को हिदायत की है कि वो कोरोना SOPs पर अमल करें। हमारे पास जो वोटर हैं वैली के वो 5,000 हैं और जो जम्मू के हैं 5,300 हैं। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये हदायत दी गई हैं कि वो मुनासिब फासला जो है वोटर के दरमियान में रखें और कोरोना SOPs को जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनको फॉलो करें। पोलिंग स्कीम के मुताबिक वैली 2 कश्मीर की नशिस्त पर लाहौर के अलावा शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब के वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जहां वोटर की कुल तादाद 5,000 है। शेखुपुरा में 399, ननकाना साहब में 86 और कसूर में 2 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जम्मू 1 की नशिस्त पर वोटर्स की कुल तादाद 4,631 है, जहाँ पोलिंग का सामान पहुँचा दिया गया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आलाइशें ना उठाई जा सकी, जानिए कुछ ही देर में। कराची में बिल्डर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक J में गैर कानूनी पोर्शंस की भरमार कर दी गई। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि SBCA की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं, मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अदालत उज़्मा, वजीर बल्दियात सिंध, नए DG SBCA तमाम के जो अहकामात हैं उसको किसी सूरत खाते में नहीं ला रही। बिल्डर माफिया नॉर्थ का ब्लॉक J है, यहाँ पर निशाने पे रखा है बिल्डर माफिया ने। गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, पोर्शन की भरमार कर दी गई है। इलाका वकील परेशान है, वो कह रहे हैं कि शिकायत करके थक गए हैं, लेकिन SBCA के अफसरान कार्रवाई करने के बजाय मुबैना तौर पर जो है सरपरस्ती कर रहे हैं बिल्डर माफिया की। इनका कहना है कि इलाके में पानी, सैलरी के मसाइल हो रहे हैं, छोटे छोटे प्लॉट जो है बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जा रही है, जबकि पोर्शन बनाए जा रहे हैं खिलाफ कवानीन। इनका कहना है कई बार शिकायत की, लेकिन SBC हुकाम जो है इसका तवज्जो नहीं दे रहे। जो हमारे जराए बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस वक्त भी जो है 4 से ज्यादा प्लॉट पर जो है गैर कानूनी तामीर की जा रही है और तकरीबन जो है पिछले 1.5 माह के अंदर जो है 2 से 3 करोड़ रुपए जो है बिल्डर माफिया ने यहाँ से कमाए हैं और SBCA अफसरान जो है इसमें शामिल है। वजीर बल्दियात सिंध हो, DG SBC हो, तमाम लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन नौरबाद जो है बिल्डर माफिया उसको निशाने पे रखा हुआ है और गैर कानूनी तामीर करके जो है इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया जा रहा है।
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली हफीज। आपको बताएं कि कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे के मकीनों का क्या कहना है, इस हवाले से सुनते हैं। का तो मामला ही इलीगल है ना, लेकिन अब बात यह है कि जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं लोग, अवाम रहते हैं, वो एक हद तक रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन वो अपनी सकत के साथ। आपके ब्लॉक जे में क्या गैर कानूनी तामीरात हो रही नहीं हो रही है? हर जगह हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, हर जगह हो रही है। आप नाज़िमाबाद चले जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद चले जाएं, हर जगह पोर्शन तो बन ही रहे हैं। इधर सिर्फ पोर्शन के अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब पोर्शन ही बना रहे हैं। कौन से ब्लॉक में सबसे गैर कानूनी तामीरात हो रही है? आपके ब्लॉक जे में आपको कौन सा ब्लॉक इस जो जे में हो रही है? जे ब्लॉक में भी हो रही है, आई ब्लॉक में भी हो रही है, जहाँ पे प्लॉट मिल रहा है वहाँ पर हो रही है। इससे सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। पानी का मसला हो रहा है, गैस का मसला हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। किस वजह से? ये पोर्शन जो बन रहे हैं इस वजह से। ये भी पोर्शन, इसके बराबर में भी पोर्शन है, उसके बराबर में भी पोर्शन है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से आलाए कत्ल चाकू के अलावा एक पिस्तौल और आहनी मुक्का भी बरामद कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, जाए वकुआ से गिरफ्तार मुलजिम ज़ाहिर जाफर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद रिमांड के लिए मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट हेब बिलाल रंजा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिम का ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिम से मोबाइल फोन रिकवर करना है। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम से आला कत्ल चाकू के अलावा एक पिस्तौल और आहनी मुक्का भी बरामद किया गया। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नूर मुकद्दम के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज है। गुलशन इकबाल में 16 साल लड़की पर पुरस्रार मौत का मुकदमा 2 रोज बाद दर्ज कर लिया गया है। कराची पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज FIR के मतन के मुताबिक वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। लड़की के घर वाले भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और बयानात बदल रहे हैं। मुकदमे में मुतवफ़ी समीना के नामालूम वारिसों को नामजद किया गया है। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल के करीब गार्ड की फायरिंग से डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। फूड डिलीवरी बॉय घर पर खाना देने गया था। मज़ीद जान लेते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, तफसील से बताइए क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, डिफेंस बदर कमर्शियल के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक फूड डिलीवरी का नौजवान जो है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है, वो घर पर फूड डिलीवरी जो है वो करने के लिए गया था। और ये घर जो है वो MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का है, जहाँ पर वो खाना डिलीवर करने के लिए गया था। जब वो डिलीवर करने के बाद वापस आया है तो वहाँ पर मौजूद एक सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उससे जो है वो डिलीवरी बॉय का झगड़ा हुआ है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से गोली चलाई गई है, जो कि डिलीवरी बॉय के टांग में लगी है, जिससे वो जख्मी हो गया है। उसे जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो है वो इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंची है। तफ्तीश जो है वो की जा रही है कि ये वाकया कैसे पेश आया है, क्यों इतनी ज्यादा जो है वो तल्ख कलामी बढ़ी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से जो है वो फायरिंग करने की नौबत पेश आई। तो ये इन तमाम पर पहलुओं पर जो है वो इस वक्त जो है वो तफ्तीश जो है वो की जा रही है। SSP साउथ से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जी ये सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी जानिब से ये फायरिंग की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमर। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। जितना पैसा सॉलिड वेस्ट के इश्तहारात पर खर्च किया गया, इसका 10% भी लगा देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जितना इन्होंने खर्च किया अपनी तशहीर पर, उसका 10% भी खर्च कर लेते तो शायद आज हाल शहर का ना होता। आज कराची में निकले, हर रोड के ऊपर अलाइशें पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है। सॉलिड वेस्ट के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दिए। सॉलिड वेस्ट के इश्तहार देख देख के हमारी आंखें खराब हो गई थी। इन्होंने इस शहर को कचरा कुंडी बना दिया। इन्होंने इसके अंदर भी अरबों रुपए खा गए और शहर को कचरा कुंडी बना दिया। मैं कहना चाहता हूं मुर्तज़ा वहाब तो बेचारे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिन खुले मुरझा गए। तो हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची फैसलाबाद की इंतज़ामिया से ही कुछ सीख लें, जहां आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद सड़कों की धुलाई की जा रही है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। खून के धब्बे हों या जानवरों की आलाइशों से फैली गंदगी, अब सब धुलेगी, क्योंकि फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मैदान में उतार दिया है वॉशिंग ब्रिगेड का दस्ता।
हाथों में झाड़ू उठाए 30 सेंट्री वर्कर, पहले 15 कलेक्शन पॉइंट, फिर 79 इज्तमाही कुर्बान गाहों को पानी से धोकर चमका देंगे। फिर ये ब्रिगेड गली मोहल्लों में सफाई का मुहाज संभालेगी। टोटल गाड़ियां जो वॉशिंग के लिए हमारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 20 के करीब हैं। फिनाइल यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसके बाद जब वॉशिंग हो जाएगी तो गुलाब का अर्क भी हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। शहरी भी सफाई के इस अंदाज पर वेस्ट कंपनी के मुलाजमीन को सराह रहे हैं। इससे बदबू और बीमारियां काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा इकदाम है। ईद के 3 रोज़ में 6000 से ज़ायद अवामी शिकायत पर 16000 मैट्रिक टन अलाइशों को 1200 गाड़ियों की मदद से डंपिंग साइट पर मुंतकिल किया गया। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। मुल्क भर में इस बार ईद उल अज़हा पर कुर्बानी में 20 से 30% तक कमी देखने में आई। 350 अरब रुपए के जानवर ज़िबा किए गए। मार्केट ज़राए का कहना है कि महंगाई की वजह से कुर्बानी कम हुई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। ये है लाहौर की चमड़ा मंडी के मनाजर, जहां गाय और बकरों की खालों के लगे हैं ढेर, मगर गुज़श्ता बरसों की निस्बत इनकी तादाद कम है। महंगा भी कम है, इसकी वजह से लोगों के पास कोई कुव्वत खरीद भी कम है। इज्तिमाई कुर्बानी बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि उसमें लोगों को आसानी मिल जाती है 14,000, 13,000, 15,000 में। दूसरी तरफ चमड़ा साजी की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि पूरे मुल्क में कुर्बान होने वाले कुल जानवरों की तादाद 60 लाख के करीब रही, जिनकी खरीदारी पर अहले वतन ने 350 अरब रुपए के करीब रकम खर्च की। गुज़श्ता बरस तकरीबन 80 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई थी। पूरी कंट्री में 20 लाख के करीब गाय ज़िबा हुई, 30 लाख बकरा, 8 से 10 लाख शीप यानी भेड़ और कोई 1.5 लाख ऊंट। इस बरस गाय की औसत कीमतें खरीद 90,000 रुपए, बकरे की 35,000 और ऊंट की 1.5 लाख रुपए तक रही। चमड़ा साजी की सनत से मुंसलिक अफराद कहते हैं कि अगर इस तरह महंगाई का आलम जारी रहा तो आने वाले दिनों में चमड़ा साजी के लिए खाम माल में मजीद कमी होती जाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची के साहिल पर फंसे बिन बुलाए बहरी जहाज़ के मसले से कैसे निपटा जाए, अहम महकमों के आला अफसरान ने सर जोड़ लिए। जहाज़ पर क्या लदा है, जहाज़ को कौन और कैसे निकालेगा, बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम, जो इस वक्त जहाज़ के बिल्कुल करीब ही मौजूद हैं। जी देखें, 2250 टन वजनी दियोहकल ये जहाज़, इसको फंसे हुए 5 रोज़ यहाँ अब गुजर चुके हैं। ऑफिशियली केपीटी ने ये नहीं बताया अभी तक कि इसमें जहाज़ में इसके में क्या सामान लदा है, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो हम अपने नाजरीन से ये अहम इत्तला शेयर करेंगे। केपीटी ने तमाम मुताल्लिका अहम इदारों को ये रिपोर्ट दे दी है कि इसमें कोई ऐसा आतिशगीर मादा, जहरीला केमिकल या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड नहीं है। सप्लाई की चीज़ें हैं, अलबत्ता इसमें प्लास्टिक का सामान मौजूद है और इस जहाज़ को निकालना एक इंतहाई मुश्किल काम है। सैल्वेज कंपनी जो इसकी एक्सपर्ट होती है वही ये काम कर सकती है। केपीटी के पास भी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। जो इसकी शिपिंग एजेंट है बहरिया मैरीटाइम सर्विसेज, वो कंपनी, उसने जो है वो क्या कहते हैं अपने सिंगापुर में की जो कंपनी है जिसका ये जहाज़ है उससे रब्ता किया है और वह अब उनका जो है एक सैल्वेज कंपनी से रब्ता हो गया है और इम्कान इस बात का है कि वो सैल्वेज कंपनी जो है वो जहाज़ भेजेगी यहाँ पे और वो जहाज़ इसको जो है क्या कहते हैं रेस्क्यू करेगा। लेकिन इस सारे मामले में इसको रेस्क्यू करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जी, कोरोना से एक दिन में मजीद 32 अमवात, 1841 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रिकॉर्ड रही। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार, 24 घंटे में मजीद 32 अफराद जान से गए। 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रिकॉर्ड की गई। मजमूई अमवात 22,971 जबकि फाल केसेस 54,122 हो गए।
सरबराह NCOC असद उमर ने कोरोना के तनाजुर में पाकिस्तान का खित्ते के दीगर ममालिक से मवाजना कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि ईरान में हर 10 लाख में से 1037 और नेपाल में 326 अमवात हुई। श्रीलंका में 186 जबकि अफगानिस्तान में 160 अमवात रिकॉर्ड की गयी। बांग्लादेश में भी हर 10 लाख में से 113 अफराद की मौत हुई, जबकि पाकिस्तान में ये नंबर खित्ते के दीगर तमाम ममालिक से कम यानी 102 रहा। अवाम से SOPs पर अमल और वैक्सीनेशन की अपील कर दी। दूसरी जानिब NCOC ने 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 3,66,477 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 2,49,14,918 अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। और एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह के साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहते हैं इंग्लैंड की B टीम थी इसलिए पाकिस्तान हार गया। अगर इंग्लैंड की A टीम होती तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाता। खिलाड़ी B टीम देखकर रिलैक्स हो गए थे। तो एकदम से पूरी टीम चेंज हो जाना ये क्रिकेट का ये भी हिस्सा है। सम टाइम बंदा, अगर मैं समझता हूँ इंग्लैंड की पूरी टीम होती तो पाकिस्तान ये वनडे सीरीज जीत जाता। ये तो माइंड सेट थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार कि अब हल्की टीम है ये तो, पर ये कि क्रिकेट को इजी नहीं लेना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। बैड लक मैं कहूँगा, और ये कि अच्छा एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान के लिए कि आगे जो ICC के टूर्नामेंट आ रहे हैं और हमारे प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। कीपर भी हैं, साथ हार्ड हिटर बैट्समैन भी हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने PSL में परफॉर्म किया है और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उस बेस पे हमें एक खला नज़र आ रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये चलें और पाकिस्तान की वो जो कमी है हार्ड हिटिंग की पूरी हो। मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुई है, अब परफॉर्म करना या ना करना ये प्लेयर पर डिपेंड करता है। हफ्ता और इतवार की छुट्टी ने ईद का मज़ा किया दुबाला। पेशावर नमक मंडी की रौनकें हुई बहाल। शहरी गोश्त लेकर लजीज खाने बनवाने पहुँच रहे हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में आप भी देखिए। ईद पर नमक मंडी के खाबों का मजा ना लिया तो ईद अधूरी रह जाती है। ऐसे में शहरियों ने रुख किया पेशावर की मशहूर नमक मंडी का। कोई गोश्त लेकर कड़ाही बारबेक्यू बनवाने आ रहा तो कोई घर पर पार्टी के लिए माहिर कारीगर कुक की बुकिंग के लिए। फैमिली गैदरिंग है छोटी सी, तो उसके लिए बस देख रहे हैं जी कोई कारीगर मिल जाए, उसी के पीछे आए हैं यहाँ पे। शहरियों की फरमाइश पर मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं। इनवारी गोश्त, मछली गोश्त, जो पका सीख में पकाते वो भी पकाते, दमपोख भी पकाते और सालम दुम्बा भी पकाते हैं। ये सब हम इधर पकाते हैं और लोग नमक मंडी को बहुत शौक से आते हैं। ईद कुर्बा में नमक मंडी के कारीगर कुक की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सहराए थर में बारिशों के बाद इलाके के हुस्न को 4 चांद लग गए। सिंध भर से सैयाह थर पारकर का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रफीकुर रहमान नहरियो। थर में रहमत के बादल क्या बरसे, हर सू हरियाली छा गई। खेतों में सब्जा आंखों को खीरा कर रहा है। पहाड़ शुमाली इलाका जात का मंजर पेश कर रहे हैं। जौहड़ पानी से भर गए हैं। बच्चे ठंडे पानियों में गोता लगा रहे हैं। दरख्त और पौधे हवाओं के दोष पर रक्स कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर से आए सैयाह पहाड़ों पर चढ़कर हसीन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। थर की रौनक जो है बरसात में देखने से मतलब कि देखने लायक होती है। माशाल्लाह बेहतरीन है और हरियाली लगी हुई और बच्चों के साथ निकले हुए हैं। से आए हुए हैं। थर पारकर में बहुत ही मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया है। बहुत सारे हमारे दोस्त आए हुए हैं। तफरीही मुकामात पर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। सयाहों का दिल बहलाने के लिए कुदरती नज़ारे हैं या फिर ये झूले। सयाहों का कहना है कि थर में सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो यहाँ भी रौनक मेला लग सकता है, जिससे मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। रफीकुर रहमान, समा, थर पारकर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।